ठीक है, लिथियम क्या है, कम है, और हमको लिथियम क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है। तो मतलब हमें चाइना से इंपोर्ट करते हैं और देशों से, इसलिए हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल महंगे हैं। अगर इंडिया में सफिशिएंट लिथियम होता तो ऑब्वियस सी बात है सस्ते में जो है बैटरी बनती और हमारी जो है व्हीकल्स हैं वो सस्ते में आते। मेरी बात समझ गई। लेकिन आज अगर तुम सिंपल सा एक स्कूटर लेने जाओगे तो वो तुम्हारा जो है 1.5 लाख से ऊपर का इस तरह से बैटरी, लेकिन 1.5 लाख में तो तुम जो है ना ले ही लो कुछ ना कुछ व्हीकल, इसे क्लियर, ठीक है। सो हम देखते हैं कि ये थोड़ा क्या है, एक्सपेंसिव है, बट हाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें क्या करें, इसमें इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाए। और गवर्नमेंट क्या करती है, हर बजट में इंपोर्ट ड्यूटी थोड़ा सा कम कर देती है, ठीक है, जिससे क्या होगा, गाड़ी सस्ती होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या खरीदेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, विच रिड्यूसेस द कार्बन एमिशन। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है, ये चीज़ है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, तुमको पता ही होगा आजकल जो है तुम देख रहे हो इलेक्ट्रिक व्हीकल तो एक तो ठीक है, और दूसरा क्या है, एथेनॉल, समझ आ गया, ठीक है ना। E20 मतलब 20% तेल में जो है एथेनॉल मिला होता है, समझ आ गया। जैसे पहले E10 था, तो उसके कंप्लायंस में जो व्हीकल्स आते हैं उसका इंजन उसको सपोर्ट करता है। तो क्या होगा कि हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके जो है इंपोर्ट हमारा, एक्चुअली देखो सारा हमारा जो क्रूड ऑयल वो इंपोर्ट होके आता है, समझ आ गया। ये क्या कर रहा है, ये एमिशन क्रिएट करता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है एथेनॉल मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और हम इसको पेट्रोल में ब्लेंड कर रहे हैं, मतलब मिक्स कर रहे हैं। तो क्या होगा कि हमारा जो है एमिशन कम होगा, इज इट क्लियर, एमिशन कम होगा। और इससे फायदा क्या है, पहला फायदा ये है कि हमारे इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचेगा, ठीक है ना। दूसरा फायदा क्या है, वो जो इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का वो कम हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई, ठीक है ना। तो ये चीज है, ठीक है। नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, द नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स एम्स टू अचीव 20% ethanol blending and 5% biodiesel blending. Now what is biodiesel blending? प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल जेट्रोफा प्लांट से हम क्या करते हैं, बायोडीजल बनाते हैं और फिर वो फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। तो बल्कि यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि जो है क्या है, बायोडीजल का प्लांट क्या है, तो बायोडीजल का जैसे होता है जेट्रोफा, उससे हम क्या करते हैं, डीजल मैन्युफैक्चर करते हैं। तो प्लांट से हम क्या कर रहे हैं, डीजल मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको बोलते हैं बायोडीजल, समझ आ गया। और वो डीजल जो है फिर हमारे गाड़ियों में यूज होता है। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है ना। ये है द टारगेट फॉर एथेनॉल ब्लेंडिंग हैज बीन एडवांस टू 2025-26। द पॉलिसी आल्सो प्रमोट बायोडीजल प्रोडक्शन यूजिंग प्लांट्स लाइक जेट्रोफा कोरकस, समझ आ गया, ठीक है। तो जेट्रोफा क्या है, बायोडीजल, ठीक है। मिशन लाइफ वाज लॉन्च्ड इन 2022 टू प्रमोट एनवायरमेंटल सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ठीक है ना। वैसे ये तुम्हारा फैक्चुअल चीजें हैं, ठीक है ना, मैं बस पढ़ दे रहा हूँ उसको, तुम्हें ये स्लाइड्स मिल जाएंगी, ठीक है। इट एम्फसाइजेस बिहेवियरल चेंजेस एंड हैज रिसीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन इंक्लूडिंग एट UNFCCC COP26 and in IPCC रिपोर्ट, समझ आ गया। Green Credit Program, the Green Credit Program was launched to incentivize voluntary environmental actions, ठीक है। ये सब जो है ये सब तुम्हें रटने हैं, समझना, इसमें समझने की कोई जरूरत नहीं है गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं, ठीक है। दिस कंप्लीट्स द स्लाइड, इज इट क्लियर। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है ना। हेडिंग डालो, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन। अच्छा पहले बताओ कि ओजोन जो है कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, समझ आ गया, ठीक है। तो ऐसी ओजोन को हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, ठीक है। और तो सपोज करो कि ये हमारे, चलो ठीक है,
अर्थ है, दिस इज अर्थ, और जो है ये है ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ये लेयर है ट्रोपोस्फेयर की। ठीक, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर जो है लेयर आती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर में हम देखेंगे ओजोन की लेयर होती है। समझ आ गया? फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ओजोन मान रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका ओजोन है, ओजोन। अब होता क्या है कि सन की जो रेज आती है, सन की रेज से क्या होगा कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। मेरे पास में अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज आकर के क्या होता है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है टूट जाता है। इज इट क्लियर? मेरी बात तुम समझ आ गई? अब ये जो है ये बन गया रेडिकल, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। अब ये क्या करेगा, ये O2 जो है इसके साथ लगेगा एंड इट विल फॉर्म ओजोन। मेरी बात समझ आ गई? ठीक है, तो ऐसे करके तुम्हारे स्ट्रेटोस्फेयर में बनती है ओजोन। ऑब्वियसली बात है यहाँ पर O2 है होगी। देखिए वैसे देखा जाए सबसे ज्यादा O2 कहाँ पाई जाएगी, ट्रोपोस्फेयर में, और ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज्यादा नीचे लेवल पे है, एट द सी लेवल पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन जैसे करके ऊपर जाएंगे तो कम होती रहती है। ठीक है ना, यहाँ पर भी मतलब ऑक्सीजन है लेकिन कम होगी। बट क्या होता है कि सन की जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूटता है और हम देखते हैं ये फ्री रेडिकल O2 से रिएक्ट करता है, O3 बनती है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? ये इस तरह से देखा जाता है। अब ध्यान देना क्या होगा कि ये जो ओजोन है, ठीक है ना, तो ये ओजोन क्या करेगी, इस सन की जो है, इस सन की हार्मफुल जो है, ठीक है, यूवी रेडिएशन को, ठीक है, यूवी रेडिएशन को, यूवी रेडिएशन को, हार्मफुल यूवी रेडिएशन को, हार्मफुल यूवी रेडिएशन को नीचे आने से ये रोकती है। समझ में आ गया? हार्मफुल। लेकिन ध्यान देना, ठीक है ना, कुछ यूवी रेडिएशन तुम्हारा नीचे भी आती है, ऑब्वियसली बात है नीचे भी आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, तो ये लेकिन क्या है, कम हार्मफुल है। समझ में आ गया? अल्ट्रावायलेट रेज बेसिकली दे आर द बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसीज। समझ में आ गया? वो एक रेंज होती है उसकी। समझ में आ गया? सो हार्मफुल जो है अल्ट्रावायलेट रेज वो तो तुम्हारा ओजोन रोक देता है। समझ आ गया? और उसके बाद वो फिल्टर होकर के जो नीचे आती है, ये जो यूवी रेज आती है ये क्या कर रही है, हम देखेंगे ये अर्थ पे आएगी। समझ आ गया? और ऑब्वियसली बात है ये क्या करेगी, यही जो है यूवी रेडिएशन, ठीक है, हम देखेंगे प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करेगी। क्या करेगी? फोटोसिंथेसिस करेगी। मेरी बात समझ आ गई? प्लस यही यूवी रेडिएशन जो है, ठीक है, यही यूवी रेडिएशन हमारे जो है स्किन के कांटेक्ट में आकर के जब आती है तो हमारा क्या हो जाता है, हमारा जो है बॉडी में विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई? हम बोलते हैं सूर्य की किरणों में होता है क्या विटामिन डी, वहां नहीं होता है। समझ में आ गया? वो तो रेडिएशन है, वो हमारी स्किन पे जो है पड़ी तो हमारी स्किन जो है, समझ में आ गया, रिएक्ट करती है और तब वो बनाती है विटामिन डी। समझ में आ गया? सन रेज में विटामिन डी नहीं होता है। समझ आ गया? ठीक है, तो विटामिन डी बेसिकली इसको बोलते हैं हम कैल्सिफेरॉल। क्या बोलते हैं? कैल्सिफेरॉल। लेकिन हाँ, जब वो यूवी रेडिएशन हमारे स्किन के कांटेक्ट में आएगी तो हमारी स्किन क्या करेगी, तब विटामिन डी का फॉर्मेशन करेगी, कैल्सिफेरॉल का फॉर्मेशन करती है। तो ऑब्वियसली बात है यूवी रेज एसेंशियल भी होती है। पहली बात क्या, फोटोसिंथेसिस करती है वो अर्थ में, और दूसरा विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। और भी हम देखते हैं और अलग अलग जानवरों में भी वो फायदा पहुंचाती है। मेरे बात से मैं गई? हाँ, लेकिन ये है कि हम देखते हैं क्योंकि इसकी वजह से टैनिंग भी हो जाती है, हाथ पैर टैन हो जाते हैं, फिर हमको जो SPF लगाना पड़ता है, फिर ये चीज़ है। तो अब एक तो ऊपर रोक दी, लेकिन ध्यान देना ये सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है। मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है ना, लेकिन आप फिल्टर होकर के अगर मान लेते हैं कि ओजोन में रहे तो ये जो हार्मफुल रेडिएशन आएंगी और हम देखेंगे कि यही हार्मफुल जो है यूवी रेडिएशन, ऑब्वियसली बात है हमारे स्किन पे पड़ेंगी नहीं पड़ेंगी, स्किन पड़ेगी, अभी पड़ रही है,
लेकिन अब विटामिन डी फॉर्म कर रही है, ठीक है ना। लेकिन वो क्या करेंगी, वो जो है हमारे बॉडी में कैंसर प्रोड्यूस कर देगी। कैंसर मतलब होता है किसी भी टिश्यू का ओवर ग्रोथ, समझ में आ गया। अब क्या होता है कि इन रेडिएशन से जो हमारा जो है सेल्स हैं वो ओवर ग्रोथ कर जाते हैं और वही बन जाता है क्या, कैंसर। और ऑब्वियसली बात है क्योंकि स्किन पे पड़ रही है तो हम बोलेंगे स्किन कैंसर देखा जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ओजोन हमको प्रोटेक्ट करती है। मेरी बात समझिए, फ्रॉम दैट हार्मफुल यूवी रेडिएशन। मेरी बात समझ में आ गई। ओजोन को नापा जाता है डॉप्सन यूनिट में, ओजोन को नापा जाता है डॉप्सन यूनिट में, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका क्या है, ये मेजरमेंट है, ठीक है। इज इट क्लियर। अब क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो है फैक्ट्रीज हैं, इस तरह से ऐसे करके फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, एमिशन हो रहा है, तो ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एमिशन क्रिएट करती हैं। एमिशन ये जाता है कहाँ पर, ओजोन में, और उस ओजोन लेयर की जो थिकनेस है, उसकी जो थिकनेस है उसको वो क्या कर देता है, कम करता है। मेरे बात समझ गई, इज इट क्लियर। उसने जो थिकनेस थी, समझ आ गया, उसको क्या कर दिया, उसने कम कर दिया। अब इसकी वजह से हम देखेंगे क्या होगा, ठीक है। देखो जितनी मोटी होती तो उतना ज्यादा मतलब क्या कहते हैं हार्मफुल रेडिएशन रोकती, लेकिन थोड़ा सा वो थिन हो गई है तो हम देखेंगे थोड़ी बहुत हार्मफुल रेडिएशन नीचे भी आती है इससे, समझ में आ गया। और ऑब्वियसली बात है इससे क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो रहा है। तो जनरली जो है CFCs की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से क्या होता है, ओजोन डिप्लीट होती रहती है, समझ में आ गया। इसी चीज को हम देखते हैं कि हिंदी में उसको बोल देंगे ओजोन में छेद, ओजोन में ऐसा कोई छेद नहीं कर रहा है, समझ में आ गया। ओजोन क्या हो रही है, डिप्लीट हो जाती है, उसकी जो है थिकनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। मेरी बात तुमको समझ आ गई, ठीक है। ये चीज इसलिए देखते हैं पुराने रेफ्रिजरेटर में CFCs पड़ती थी, AC में CFCs पड़ती थी, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब क्या है, धीरे धीरे करके रेफ्रिजरेटर और ACs जो है उसको यूज नहीं कर रहे, अच्छी कंपनियां जो हैं, मेरी बात में आ गई, ठीक है ना। ये चीज़ वो यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो CFCs छोड़ती थी। क्या तुमको ये बात समझ आ गई, ठीक है ना। ये है इसी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे अब, ओजोन डिप्लीशन। मेरे बात में आ गई, ठीक है। अच्छा, ओजोन अगर यहाँ तक है तो बड़ी फायदेमंद है, लेकिन वही ओजोन जब यहाँ पर आ जाएगी, ट्रोपोस्फेयर में आएगी, ध्यान दें, ओजोन इज अ पॉइजनस गैस, जहरीली गैस है, लेकिन हाँ दूर से है, दूर है, वो हमको प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन अगर यही ओजोन जो है कहाँ, ट्रोपोस्फेयर में बनने लग गई, तो हम उसको इनहेल कर लेंगे, और वो क्या है, पॉइजनस गैस है। ध्यान देना, CO2 इज नॉट अ पॉइजनस गैस, ध्यान देना, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस, CO2 पॉइजनस, क्योंकि प्लांट्स तो ले रहे हैं, मेरी बात समझ में, फोटोसिंथेसाइज कर रहे हैं, इज इट क्लियर। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि CO2 से ग्लोबल वार्मिंग देखा जाता है, बट वो पॉइजनस गैस नहीं होती है। बट O3 इज अ पॉइजनस गैस, समझ में आ गया, ठीक है। और ये हम देखते हैं, ये तुम्हारा बनता, ओजोन जो बनती है तुम्हारी, जैसे कि शहर है कोई, समझ में आ गया, जहाँ इंडस्ट्रीज हैं और गाड़ी मोटर ज़्यादा चल रही हैं, वहाँ पर ऑन अ ब्राइट सनी डे, मेरे बात में आ गई, अच्छा खासा एकदम जो है धूप खिली हुई है, समझ में आ गया, चटक धूप है, उस समय ये ओजोन का फॉर्मेशन देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, ठीक है, होती है, और ये कहां से आती है, वेहिकुलर एमिशन से आती है, समझ में आ गया। पेट्रोल बर्निंग से ये प्रोड्यूस होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चलो NOx भी लिख सकते हैं, चलो समझ में आ गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब क्या होता है, सन की जो है रेस पड़ रही है, और हम देखते हैं कि ये क्या हो जाता है, ठीक है, ये तुम्हारा इस तरह से जो है टूट जाता है। मेरी बात समझेंगे, ठीक है। अब ये हम क्या बोलेंगे, ये बन गया है फ्री रेडिकल, ये क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। अब ये जो है O2 जो कि अर्थ में ट्रोपोस्फेयर में है, उसके साथ ये रिएक्ट करेगा, और ऑब्वियसली बात है हम देखेंगे ये ओजोन कहाँ बन जाएगी, ट्रोपोस्फेयर में बन जाएगी, एंड दिस ओजोन इज अ पॉइजनस गैस। और जब ये जो है पॉइजनस गैस हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के कांटेक्ट में आएगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम के कांटेक्ट में आएगी,
तो ऑब्वियस सी बात है वो डिजीजेस क्रिएट करेगी। मेरी बात समझ में आ गई? तो ओजोन अगर जितनी दूर है बहुत अच्छा है, वो प्रोटेक्ट कर रही है और हम उसको बचाना चाहिए। लेकिन अर्थ में मतलब यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में इसका फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। मेरी बात तुमको समझ आ गई है? ठीक है ना, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो है ये रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलेंगे? फोटो का मतलब होता है लाइट, केमिकल, इनके रिएक्शन से क्या बन रही है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनती है। क्या तुमको मेरी बात समझ आई? ठीक है, ये चीज। तो आज हम खैर हम अभी किस चीज की बात करेंगे? ओजोन की बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, जैसे ये अर्थ है, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है, ये हो गया साउथ पोल। ओजोन डिप्लीशन जो है तुम्हारा पोल्स में देखा जाता है। ओजोन डिप्लीशन कहां देखा जाता है? पोल्स में देखा जाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो पहली बात है कहां देखा जाएगा? पोलर रीजन्स में देखा जाएगा। दूसरी बात, ये तुम्हारा हम देखेंगे पोलर विंटर्स में बनता है। कहां बनता है? पोलर विंटर्स में बनता है। पोलर विंटर्स का मतलब ये है पोलर विंटर तब होगा जब हम देखेंगे, या पोलर नाइट भी कहते हैं उसको हम, बल्कि विंटर्स और पोलर नाइट। समझ में आ गया भाई? जैसे ये क्या है? इक्वेटर है, और अब सन की रेज कहां पड़ रही है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पड़ रही है, नहीं पड़ रही है? तो क्या होगा, हम देखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर में ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन तुम्हारा अंधेरे में है कि नहीं? समझ में आ गया? 6 महीने अंधेरे में रहते हैं। सिमिलरली जब ये क्या हो जाएगा, अर्थ घूम के आएगी, तो फिर क्या हो जाएगा, सन की रेज यहां पड़ेंगी और यहां पर पोलर नाइट हो जाएगी। अब ध्यान देना, ये जो पोलर नाइट हो गई, तो दिस इज पोलर नाइट। इस पोलर नाइट में हम देखेंगे क्या होगा, ओजोन डिप्लीशन देखा जाएगा। मतलब जो हमारी व्हीकल से या जो भी कुछ है, ठीक है ना, CFC छूट रही हैं, वो तुम्हारा क्या होगा कि पोलर विंटर में यहां पर आता है, और हम देखेंगे यहां पर आके वो कंसंट्रेट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब कंसंट्रेट क्यों होता है, ये तो एक अलग ही कहानी है। यही क्यों होता है, बाकी भी जगह भी तो होना चाहिए था। समझ में आ गया? तो हम देखते हैं वहां पर जेट स्ट्रीम का काम होता है उसका। समझ में आ गया? पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम, वो उसको एक जगह कंसंट्रेट कर देती है, ऐसे करके घूमती रहती है। वैसे तो वो डिसिपेट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, बहुत वो घूमती रहती है, एक हवा होती है, ठीक है ना, वो तुम्हारा क्या कर देगी, उस चीज को एक जगह कन्फाइन कर देती है। और वो जब एक जगह कन्फाइन कर देगी तो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। तो समझ में आ गया? कंसंट्रेशन बढ़ने से डिप्लीशन देखा जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये छेद, जो ओजोन में जो छेद है, छिद्र जो है, वो कब देखा जाता है? ड्यूरिंग पोलर नाइट, यहां देखा जाएगा। मेरी बात में समझ में आ गई? ठीक है। ये अब क्या हुआ, जैसे ही जो है यहां पर जो है गर्मी आई, समझ में आ गया? ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे करके जो है अपने आप ओजोन बनती रहती है। ध्यान देना, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन बनती रहेगी। लेकिन अब क्योंकि ये रीजन जो है पोलर नाइट में आ गया, तो अब यहां पर डिप्लीशन देखा जाएगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो ज्यादा डिप्लीशन कब देखा जाएगा? ड्यूरिंग पोलर नाइट देखा जाएगा। कुछ समझ आ रहा है? ठीक है। तुम क्या कर रही हो? तुम प्रे कर, ऐसे प्रे कर रही हो तुम, ये ओ गॉड, ठीक है, जो यहाँ पर पोलर नाइट ना हो पाए है। बिल्कुल जो सीरियस होकर के, सब घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, डर रही है अभी से, मेरी बात को समझ आ गई? सो इतना ध्यान रखना, ठीक है। पहली बात, ओजोन में छेद नहीं होता है, डिप्लीट होता है। डिप्लीशन से हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ट्रोपोस्फेयर में आ जाती है। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरी बात यह है कि जितना भी जो छेद हो रखे हैं, डिप्लीशन हो रखा है, ये तुम्हारा कहाँ है? पोलर रीजन्स में कंसंट्रेट होकर रहते हैं। और पोलर रीजन्स में जब पोलर नाइट आती है, तब जाकर के यहाँ पर ज्यादा बनता है। मेरी बात में आ गई? लेकिन जैसे यहाँ पर समर होगा, तो वो धीरे धीरे करके अपने को क्या करती है? रिजुविनेट करती रहती है। फिर से जो है, फिर से गैप क्या होता रहता है?
मतलब जो उसका डिप्रेशन है वो धीरे करके वो कम होता रहता है और वो उसकी विड्थ बढ़ती रहती है। मेरी बात समझ में आ गई? हाँ, लेकिन कुछ सालों से देखा जा रहा है क्योंकि जो है एमिशन हो ही रहा है, तो ओजोन ने अपने को जितना हील करना था गर्मियों में वो नहीं कर पा रही। ऑब्वियसली बात है क्योंकि जो है CFCs एमिट हो ही रहे। मेरी बात समझ में गई? तो अब जो है उसका जो रिकवरी रेट है वो काफी हद तक कम हो चुका है, और जो कि खतरनाक बात है क्योंकि अपने को हील कर लेता। जैसे हमें कहीं कट लग गया, खून बह गया, फिर रिकवर हो जाएगा, लेकिन मान लेते रिकवर ना हो पाए तो फिर तो दिक्कत है। तो इसीलिए हम देखते हैं क्या होता है कि जो है पोलर नाइट में ये इसका फॉर्मेशन, ओजोन डिप्लीशन का फॉर्मेशन पोलर नाइट में होता है। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, ठीक। और सबसे पहले ये देखा गया था कहां पर? एंटार्क्टिका में जब रिसर्च करते ना लोग, ठीक है ना, वहां पर ये देखा गया था, लेकिन फिर बाद में जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी देखा गया। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही तुम्हें? सुने, अब जैसे मान लेते हैं अर्थ है, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि इस रीजन में, सपोज ये सदर्न हेमिस्फीयर है, इस रीजन में डिप्लीशन देखा गया, और मान लेते हैं इस रीजन में डिप्लीशन देखा गया है ना, नॉर्थ पोल की तरफ। अब क्या देख रहे हैं हम, क्योंकि इनकी इस CFCs की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो ये जो छेद था, डिप्लीशन था, वो तुम्हारा इक्वेटर की ओर बढ़ रहा है। मेरी बात में गई? ऐसे ऐसे करके वो हो रहा है। मेरी बात में गई? और आज की डेट में हम देखते हैं कि यूएस के मतलब यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, यहाँ पर टेम्परेट रीजन है, तो टेम्परेट रीजन तक जो है वो डिप्लीशन देखा जा रहा है। मेरी बात तुमको समझ में आ गई है? ठीक है ना, ये चीज देखी जा रही है, तो इसका इंक्रीज हो। अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है अंटार्कटिका में तो लोग रहते नहीं, समझ में आ गया? ठीक है, नॉर्दर्न में लोग रहते हैं, तो क्या है यहाँ पर जो है ज्यादा दिक्कत होती है। मेरी बात समझ में आ गई? यूएस में अगर तुम जाओगे, अगर तुमने अगर ऐसे करके जो है तुमने हाफ शर्ट पहन रखी है, जो भी कुछ है, तो रेज जो है इतनी, सन की रेज इतनी खतरनाक होगी, तुम पे चुभेगी, तुम्हें लगेगा कि जला दिया इसने एकदम। यहाँ नहीं देखा जाता ऐसा। तो मतलब ऐसे करके तुम्हें तो बहुत ज्यादा टैनिंग होगी, और लिटरली ऐसे लग रहा है कि जैसे चुभती है, मतलब समझ में आ गया? तो ये क्या देखा जा रहा है, ये उसी का इफेक्ट है। मेरी बात समझ में आ गई? तो हम देखेंगे पोल पे जो कंसंट्रेटेड था, अब वो धीरे धीरे करके टेम्परेट रीजन की ओर बढ़ रहा है। तुमको मेरी बात समझ में आ गई है? ठीक है, ये चीज है। तो फिर तो क्या मरेंगे? फिर हम तो मरेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मतलब वही वाली बात है। फिर तो अमेरिका ये सब जाएंगे और बाकी सभी देश जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, ये सब लोग आते जाते हैं, इस तरफ से हैं, तो मेरी बात समझ में आ गई? तो ये इसलिए अर्थ के लिए क्या है, खतरा है। मेरी बात समझ में आ गई? और इसी चीज के लिए जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था। समझ में आ गया? मॉन्ट्रियल कहाँ है? कनाडा में है। कि ओजोन डिप्लीशन को भैया कम करना है, इसमें हमें कुछ कदम उठाना है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बुलाया गया था। क्या तुमको मेरी बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज है। तो मतलब साल दर साल ये देखा जा रहा है क्या, कि ओजोन डिप्लीशन जो है क्या हो रहा है, बढ़ रही है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होती है ओजोन को नापने की? डीबी, डॉप्सन यूनिट होती है। इज इट क्लियर? नहीं आ रहा? ठीक है, सबसे पहले ozone layer depletion, meaning and causes. Ozone layer depletion refers to the reduction in ozone concentration in the stratosphere. ठीक है, तुम्हारा आंसर मेंस में ऐसा ही होना चाहिए भाई, ठीक है, अच्छा आंसर होना चाहिए तुम्हारा। ठीक, reduction in ozone concentration in the stratosphere. It is highly harmful to life on Earth and is mainly caused by human-made chemicals such as CFCs, HCFCs, halons, carbon tetrachloride and methyl bromide. इनकी वजह से देखा जाता है। Since the 1970s, significant thinning of ozone has been observed, especially over Antarctica.
which is known as the ozone hole. The depletion is most pronounced in the lower stratosphere. समझ में आ गया? लोअर स्ट्रेटोस्फीयर में क्यों? क्योंकि एमिशन तो नीचे से ही हो रहा ना, तो वो क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में नीचे से पहुंचते हैं, ऐसे तो पहुंच रहे हैं, समझ में आ गया, तो उसमें ज्यादा दिखा जाता है. इज इट क्लियर? समझ में आ गया? नेक्स्ट, mechanism of ozone depletion. Ozone is destroyed by reactive free radicals such as hydroxyl chloride, chlorine, nitric oxide and bromine. These radicals contains unpaired electrons making them highly reactive. अब तुम लोग केमिस्ट्री के विद्वान हो, तुमको पता चली गया होगा, ठीक है ना. While OH and NO are largely natural, human activities have increased chlorine and bromine levels. समझ आ गया? समझ आ गया? ठीक है, ये चीजें. Several compounds like CFCs reach the stratosphere intact and are broken down by ultraviolet radiation, releasing Cl and Br atoms. समझ में आ गया? These atoms destroys ozone through catalytic reactions, leading to rapid depletion. समझ में आ गया? CFCs, chlorofluorocarbons, chloro, समझ में आ गया, ठीक है ना, bromofluorocarbons, इस तरह से, समझ में आ गया, तो इस तरह से ये देखा जाता है. Antarctic ozone hole. The Antarctic ozone hole refers to a severe depletion of ozone where level drops to nearly 1/3 of its normal values. ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. कितना? 1, अपने नॉर्मल वैल्यू से 1/3 जो है वो कम हो गया है. इट अकर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग मंथ सितंबर टू अर्ली दिसंबर. मतलब क्या होता है, जब तुम्हारी ठंड आती है. समझ में आ गया? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पोलर विंड्स फॉर्मिंग अ पोलर वॉर्टेक्स. समझ में आ गया? ये जो मैं तुम्हें बता रहा था, ठीक है ना, ये पोलर वॉर्टेक्स जो है, क्यों? क्योंकि जो है वो जेट स्ट्रीम वहां पर उसको, मतलब एक भंवर टाइप का वॉर्टेक्स, समझा, वो कौन क्रिएट कर रहा है? वो पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम क्रिएट करती है. समझ आ गया? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर्स लेवल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स. अब ये ध्यान देना, वैसे तो जितने भी बादल हैं वो तुम्हारे ट्रोपोस्फीयर में बनते हैं, लेकिन हम देखेंगे कुछ जो है मॉइस्चर तुम्हारा कहां पर, स्ट्रेटोस्फीयर में परकुलेट कर जाता है, और वहां पर हम देखेंगे कि वो पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनता है, विच फैसिलिटेट्स केमिकल रिएक्शंस रिलीजिंग एक्टिव क्लोरीन. मेरी बात तुमको समझ में आ गई है, ठीक है ना. ये चीजें पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स, ध्यान देना, क्लाउड्स हमेशा ट्रोपोस्फीयर में बनेंगी, लेकिन कुछ जो है कभी कभार क्या होता है कि ये जो हवाएं जाती हैं और ये करती हैं पोल्स की तरफ जाकर के ये स्ट्रेटोस्फीयर में परकुलेट करती हैं, और तब जाकर के डिप्लीशन क्रिएट करेंगी. As a result, more than 50% of ozone in the lower stratosphere is destroyed during this period. समझ आ गया? ठीक है, इस तरह से. आर्कटिक ओजोन होल, ऑब्वियसली बात है, जैसे कि अंटार्कटिका में होता है वैसे क्या होगा, आर्कटिक में भी होगा. A similar but less intense ozone depletion occurs over the Arctic during March to April. It is less severe because the polar vortex is weaker and the temperature are comparatively higher than its अंटार्कटिका. अब वैसे बात है, अंटार्कटिका में ज्यादा ठंडा है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्योंकि ज्यादा थोड़ा सा वार्म है, तो जितनी ठंड पड़ेगी उतना स्ट्रॉन्ग वॉर्टेक्स बनेगा. लेकिन हम देखेंगे क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में या अंटार्कटिका में लोग कम रहते हैं, मेरी बात समझ गई, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोग ज्यादा रहते हैं, तो अगर ये आती है तो बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है. इट इज लेस सीवियर बिकॉज द, हाँ ठीक है. However, even moderate depletion is concerning due to higher human population in northern latitude. समझ में आ गया? ज्यादा लोग वहीं रहते हैं, ठीक है. Additional factors such as solar winds interaction may also influence ozone chemistry. समझ में आ गया? ऑब्वियसली बात है, सन से जो स्टॉर्म्स आते हैं, सोलर जो विंड्स हैं, वो भी इफेक्ट कर सकती है, ऐसा देखा गया है, ठीक है ना. इज इट क्लियर? ट्रॉपिकल ओजोन डिप्लीशन, ध्यान देना, ट्रॉपिकल रीजन में भी ओजोन का डिप्लीशन देखा जा रहा है. रिसेंट स्टडीज सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ एन ओजोन होल ओवर ट्रॉपिकल रीजन 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ तक, विच इज अलार्मिंग, क्योंकि हम तो वहीं रहते हैं ना, 30 से 30 डिग्री रहते हैं. दिस ट्रॉपिकल डिप्रेशन इज लार्जर इन साइज एंड परसिस्ट थ्रू आउट द ईयर. मेरी बात समझ आ गई? ऐसा देखा जा रहा है. इट पोजेस सीरियस रिस्क सच एज इंक्रीज स्किन कैंसर, कैटरैक्ट्स एंड इकोलॉजिकल डैमेज इन ट्रॉपिकल रीजन्स. मेरी बात तुमको समझ आ गई? ठीक. कैटरैक्ट क्यों? कैटरैक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद. मोतियाबिंद क्या होता है तुम्हें पता ही है? क्या होता है सर? मोती आ जाते हैं आंखों में, हैं? बताओ. हाँ हाँ बोलो.
हाँ बोलो। देखो नहीं भाई, हमारी आंख होती है, हमारी आंख है, तुम्हारी भी आंख है, ठीक है। हमारी आंख में लेंस होता है, लेंस होता है, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि जैसे हम पढ़ते थे ना, भाई स्कूल में पढ़ते थे हम, ऐसे लेंस होता है ना, ऐसे लेंस होता है। अब लेंस से जो रेज जाएंगी तो वो ऐसे करके होगा कि नहीं होगा, एंड दिस इज अ रेटिना, समझ में आ गया, इस तरह से आ रही है। अच्छा अब ये क्या है, दिस इज लेंस, ओके लेंस। और ये कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, जैसे मान लीजिए अगर हम वैसा लेंस देखते हैं तो कांच का होता है ना, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल मस्त। तो वैसे ही हमारे आंख में एकदम क्रिस्टल क्लियर लेंस है, समझ आ गया। और वो बनता है किसका, प्रोटीन का। किसका बनता है, प्रोटीन का बनता है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। अब क्या होता है कि समय के साथ साथ धीरे धीरे जब बूढ़े होते रहते हैं, ये जो प्रोटीन जो है डिनेचर्ड होता रहता है। कब तक रहेगा ये, है ना, डिनेचर होता रहता है। और हम देखते हैं उसके डिनेचर से इसका जो मतलब ट्रांसपेरेंसी है वो तुम्हारी कम होती रहती है। मेरी बात में उसमें आ गई। अगर लेंस मान लीजिए वो ऐसा हो जाए, स्क्रैच स्क्रैच पड़ जाए इस तरह से, तो ढंग से नहीं होगा ना। तो उसी तरीके से जो हमारा आंख का जो लेंस है, जो क्रिस्टल क्लियर है, वो तुम्हारा उसमें व्हाइट व्हाइट रंग के स्पॉट्स बनते रहते हैं, समझ आ गया। वो बेसिकली क्या है, प्रोटीन है। अब करते 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 जो है वो लेंस क्या हो रहा है, ओपेक हो रहा है, और वो व्हाइट रंग का ऐसे करके बन जाता है, व्हाइट रंग का हो जाता है, समझ आ गया। जैसे तुम कांच को अगर तुम ऐसे करके तोड़ोगे, एकदम व्हाइट सा हो जाता है ना, उस तरह से ऐसे होता है। तो तुम उसको ऐसे सोचो, तो वो क्या हो जाएगा, एकदम व्हाइट हो जाएगा। तो पूरा लेंस तुम्हारा व्हाइट हो गया, एंड इट विल बिकम ओपेक। और ओपेक हो जाएगा तो क्या होगा, फिर ऑब्वियस सी बात है, रेज फॉर्म नहीं करेगी रेटिना में, तो हम देखेंगे क्या हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देता। हम देखते हैं हमारे आंखों के सामने ऐसा लगता है कि जैसे कुछ काला काला सा कुछ है, मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, वो बुढ़ापे की निशानी होती है, ठीक है ना, ये चीजें। अब क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेज जो है, ध्यान देना, जब अब देखो हमारा प्रोटीन है, जब ये अल्ट्रावायलेट रेज हमारे लेंस से टकराएंगी, मेरी बात समझ गई, तो वो क्या करेंगी, वो इस प्रोटीन को डिनेचर करेगी, तोड़ेगी, जिसकी वजह से जो है व्हाइट व्हाइट स्पॉट्स बनते चले जाएंगे, समझ में आ गया। तो क्या होगा, और वो क्या है, वो कैटरैक्ट है, मोतियाबिंद, मोती आ जाता है आंखों में। मोती मतलब वो व्हाइट रंग का छोटा सा व्हाइट रंग का स्पॉट होता है, समझ आ गया। तो ये तभी तुमने देखा होगा एक चीज, जब वेल्डिंग करते हो ना, वेल्डिंग, तो वेल्डिंग में ऐसे करके वो ऐसे पहनते नहीं, पहनते हैं, पहनते हैं या ऐसे लगाते हैं, वो क्यों, क्योंकि भाई उस इंसान का तो काम ही वही है, वेल्डिंग करना। और वेल्डिंग में क्या होता है, जब वो चिंगारी होती है तब तब रिलीज होती है यूवी रेज। तभी बोलते नहीं है कि हम जब वेल्डिंग होती है वहां उसको मत देखो, क्योंकि वो तो अपने ऐसे लगा रखा है और तुम देख रहे हो तुम तख्तगी बांध के, खुदा कसम ऐसी चीज हमने आज तक नहीं देखी, है ना। बात में गई। तो बेसिकली जो है ईशानी, ऐसे नहीं करना चाहिए, वही बात है। ठीक है, ये नहीं कि तुम देख रहे हो कि वाह कितनी बढ़िया चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे क्या हो जाएगा, कुछ समय बाद, हाँ बिल्कुल अंधे हो जाएंगे हम। इज इट क्लियर। और साथ में क्या होता है, जब यूवी रेज हमारी रेटिना पे टकराएगी, तो ऑब्वियसली बात है रेटिना को भी डैमेज करती है। तो दो तरह से डैमेज होता है, एक हमारा लेंस डिनेचर्ड हो जाता है, प्रोटीन है ओपेक हो जाएगा, तो हम देखेंगे कैटरैक्ट बढ़ने लगेगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर जो है ये यूवी रेज आती है तो क्या हो जाएगा, जवान लोगों को भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना होगा। मेरी बात तुमको समझ आ गई है, ठीक है। ये चीज कितनी खुश हो रही बताओ, अगर लोगों को यहाँ मोतिया हो रहा है, खुश हो रही तुम। ठीक है, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पर। इज इट क्लियर, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स में क्या होगा, इनहिबिट्स फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, डिस्ट्रॉयज सेल्स, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। इनहिबिट्स मेटाबॉलिज्म, इनहिबिट मतलब कम कर देगा, ठीक है। कॉजेज म्यूटेशंस, यही जो हार्मफुल रेज है ये म्यूटेशन क्रिएट करेगी। म्यूटेशन का मतलब होता है जीन्स में एकदम से कुछ बदलाव कर देना, समझ आ गया। वो तुम्हारा जो है डीएनए को तोड़ सकती है, समझ आ गया। डीएनए सीक्वेंसिंग चेंज कर सकती है, वो ऐसे कर सकता है। तो म्यूटेशन हो जाएगा तो हम देखेंगे कैंसर के चांस बढ़ सकते हैं, ठीक है। रिप्रेसिव ग्रोथ नहीं होने देगी, ठीक है। लीड्स टू डिक्लाइन इन फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी, समझ में आ गया, ठीक है। ये चीज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग्स, इंक्रीजेस ससेप्टेबिलिटी टू
स्किन कैंसर। ससेप्टिबिलिटी का मतलब चांसेस बढ़ सकते हैं, बढ़ जाते हैं। मेरी बात समझ। कॉजेज कॉर्नियल डैमेज, कॉर्निया होता है, कॉर्निया कहाँ होता है बताओ? आंख पे होता है हमारी, समझ में आ गया? हाँ, आंख पे होता है। अच्छा लेंस, सपोज ये लेंस है, ठीक है, यहां से रेज आ रही है, तो लेंस के आगे होगा कि पीछे होगा कॉर्निया? कॉर्निया कहाँ होता है? आगे होता है, हाँ बिल्कुल सही। देखें, जैसे मान लेते हैं कि ये खिड़की है, ये खिड़की दिख रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं इस खिड़की के पीछे तुम लगा दो एक लेंस, लगा दो। अब क्या है कि लाइट पहले खिड़की पे पहुंचेगी, इसका मतलब खिड़की का जो कांच है अगर वो तुम्हारा एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा तो रेज अंदर आएंगी कि नहीं? तो लेंस एकदम बाहर नहीं छोड़ सकते हम, समझ में आ गया? तो लेंस को जो एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर, ये जो ठीक आगे जो हमारी देख रहे हैं, समझ में आ गया? ये जो इस तरह से देखोगे, जैसे ये है, सपोज करो ये है, मेरी बात समझ गई? ये तो व्हाइट वाला पोर्शन हो गया स्क्लेरा, ठीक है। अब ये तुम्हारा क्या है, ये पूरा जो लेयर जो है ऊपर चढ़ेगी, पतली सी लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया, ठीक है। इसके पीछे क्या होगा? लेंस होगा। तो कॉर्निया से पास होकर के लाइट अंदर जाएगी, तो ध्यान देना कॉर्नियल जो है डैमेज हो जाता है। अच्छा, और वो कॉर्निया, वो भी कॉर्निया किससे बना हुआ? प्रोटीन से बना हुआ है, समझा गया? हमारी पूरी बॉडी ही प्रोटीन से बनी है। कहाँ नहीं है प्रोटीन? सब जगह है। इज इट क्लियर? तो हम देखेंगे वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। कॉजेज कॉर्नियल डैमेज लीड्स टू कैटरैक्ट, कॉजेज रेटिनल डिजीजेस, ऑब्वियसली बात है। डैमेज डीएनए, सप्रेसिव इम्यून सिस्टम, समझ में आ गया? इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा। क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन नॉन लिविंग मटेरियल, एक्सेलरेट्स ब्रेक डाउन ऑफ पेंट्स, समझ में आ गया? भैया इंसान ही ब्रेक डाउन हो रहा है तो पेंट तो फिर पेंट है, समझ में आ गया? तो वो पेंट जो है एक्सेलरेट डिग्रेडेशन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक डिग्रेड होगा तो और ज्यादा हार्मफुल केमिकल्स रिलीज होंगे। अफेक्ट्स टेम्परेचर ग्रेडियंट लेवल इन एटमॉस्फेयर, ऑब्वियसली बात है। व्हाट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट? हम देखेंगे डिक्रीज इन टेम्परेचर पर यूनिट, ठीक है, लेंथ, समझ में आ गया? तो हम देखेंगे कहीं पर मतलब जो है ज़्यादा टेम्परेचर है उसमें के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे ज़्यादा देखा जाएगा। तो हम देखेंगे कि क्लाइमेटिक चेंज बहुत ही फ्रीक्वेंट हो जाएगी, समझ में आ गया? ठीक है। ऑल्टर्स एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न्स एंड क्लाइमेट, ऑब्वियसली बात है क्लाइमेट चेंज होगी। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न का मतलब ये है कि जो है नीचे से जो हवा ऊपर जा रही है, ऊपर से सर्कुलेट होकर के आ रही है, कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट करेगा। मेरी बात समझ में गई? देखिए पहले ना हमको इसकी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि सैटेलाइट्स ऊपर हैं, वो क्या कर रही हैं, उसको मॉनिटर कर रही हैं इन सब चीज़ों को। तो आज हमारे पास क्या है, डेटा अवेलेबल है बिकॉज ऑफ सैटेलाइट्स। मेरी बात को समझ आ गई? ठीक है, नासा की, इंडिया की, सबकी सैटेलाइट्स ऊपर हैं, ठीक है। तो वो वहाँ क्या कर रही है, सब सैटेलाइट के अपने अपने काम होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो वो जो है क्या कर रही है, इसको मेजर कर रही है, तो तब हम पे अब डेटा आ रहे हैं, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन मेरीन इकोसिस्टम, लॉस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। रिड्यूसिंग फूड अवेलेबिलिटी फॉर मेरीन स्पीशीज, लीडिंग टू 7 मिलियन टन फिश लॉस पर ईयर। इज इट क्लियर? कॉजेज कोरल ब्लीचिंग, ये भी देखी जाएगी, समझ में आ गया? जिसमें कोरल्स रंग बिरंगे होते हैं लेकिन वो रंगहीन हो जाते हैं, ठीक है, दे बिकम्स कलरलेस, ठीक है। तो ये हार्मफुल इफेक्ट है। ओजोन परत के क्षय के प्रभाव, मेजर्स टू प्रिवेंट व्हाट, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है। ग्लोबल रिस्पॉन्स टू ओजोन डिप्लीशन इज ड्रिवन थ्रू लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल, ध्यान देना लीगली बाइंडिंग है, समझ में आ गया? मतलब सब कानून से बंधे हुए, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड फ्रेमवर्क्स फोकसिंग ऑन फेजिंग आउट ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस, मतलब जो सब्सटेंस ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं उन सब्सटेंस को हटा दो। इंडस्ट्रीज में वो सब्सटेंस अब धीरे धीरे करके कम होते चले जाएंगे, उसका ऑल्टरनेट यूज किया जाएगा। फेजिंग आउट का मतलब होता है उसको हम क्या करें, अपनी जिंदगी से हटाते रहें। मेरी बात मुझ में आ गई? तो कई जैसे एसीज आ रहे हैं, एसीज हैं तुम्हारे जो हैं, और रेफ्रिजरेटर हैं, उसमें लिखा हुआ है सीएफसी फ्री। अब ये मतलब नहीं है कि सीएफसी फ्री में देंगे साथ में तुमको, समझ आ गया? सीएफसी फ्री मतलब क्या होगा, सीएफसी नहीं है उस पर, ठीक है ना। तो अच्छी कंपनीज जो है वो ये प्रोवाइड कर रही हैं, उसका मतलब उसमें जो हार्मफुल जो थी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थी, अब वो क्या हो रहा है कम। हाँ बट ऐसी चीजें क्या होती हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव आती हैं,
मेरी बात तुमको समझ आ रही है? ठीक है ना, फेजिंग आउट का मतलब उसको हटा देंगे हम, ठीक है ना। Vienna Convention 1985 adopted in 1985, enforced in 1988, established global monitoring and reporting mechanism on ओजोन डिप्लीशन, ओजोन क्षरण पर वैश्विक निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र स्थापित किए, ठीक है ना। प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, enabled negotiations of regulations for controlling ODS. What is ODS? Ozone depleting substances. मेरी बात को समझ आ गई है? ये तुम्हें उसकी स्लाइड मिल जाएंगी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये 36 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया तुम्हारा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज के लिए, ठीक है, इसको तुम नोट कर लो। अडॉप्टेड इन 1987, मॉन्ट्रियल कनाडा, इन्फोर्स्ड इन 1989। ऑब्जेक्टिव क्या है? फेज आउट ऑफ ओडीएस सच एज सीएफसीज, हेलोन्स, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल ब्रोमाइड। समझा? उसको नोट कर लो तुम, एग्जाम में पूछेंगे किस किस चीज को फेज आउट करने के लिए था। तुम्हारा बंद है आज, खराब हो गया तो तुम बोल नहीं सकते थे मुझे पहले, चुपचाप हो रखे हो। इसको नोट कर लो। गर्मी क्यों लग रही मुझे, ठीक है, ठीक। अच्छा, की प्रोविजंस कंप्लीट फेज आउट ऑफ सीएफसीज एंड हेलोन्स बाय 2000 फॉर नॉन आर्टिकल 5, मतलब डेवलप्ड कंट्री के लिए, 2010 तक डेवलपिंग कंट्री के लिए। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि डेवलपिंग कंट्री अभी शुरू कर रही हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम दिया गया है। अलाउड लिमिटेड यूज ऑफ एसेंशियल फॉर एसेंशियल पर्पस, जैसे कि एस्थमा इनहेलर्स में इसको थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, रहने दिया है, क्योंकि जो है इंसान की जिंदगी का सवाल है तो वहां पर ही यूज होता है। प्रमोटेड ट्रांजिशन ऑफ HCFCs, लेस हार्मफुल बट स्टिल ओडीएस। समझ आ गया? सीएफसी की जगह HCFCs यूज करेंगे, हालांकि दोनों के दोनों हार्मफुल हैं, लेकिन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस से थोड़ा सा कम हार्मफुल है। समझ में आ गया? किगाली अमेंडमेंट, ठीक है, तो उसको नोट कर लो तुम, ठीक है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पूछा गया है कि किगाली अमेंडमेंट क्या था, ठीक है। किगाली अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, किगाली रवांडा में, ठीक है। Adopted in 2016, Kigali, Rwanda, enforced in 2019, amendment to Montreal Protocol targets phase down of hydrofluorocarbons, powerful GHGs. What is GHGs? Greenhouse gases. Those gases. Reduction target around 85% by 2045 from baseline level. ठीक है, पार्टिसिपेशन 197 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड यूएसए। तो उसको नोट कर लो, दोनों को नोट कर लो, ठीक है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और किगाली अमेंडमेंट, ठीक है। बेसिकली मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ही बदलाव किया गया था, समझ में आ गया, किगाली अमेंडमेंट से। इसलिए तुम भी जब एसी लेने जाओ, ठीक है, या फिर रेफ्रिजरेशन लेने जाओ तो पूछना उससे कि भाई इसमें सीएफसी तो नहीं है, ठीक है ना। अपनी तरफ से हम कर सकते हैं, समझ आ गया। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं करेगी, अपनी तरफ से भी हमको कदम उठाने चाहिए। थोड़ा महंगा होगा वो, बट फिर ठीक है। फिर बाद में कैंसर हो गया तो फिर तो उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि कम से कम थोड़ा सा महंगा चीज़ हम ले लें। ठीक है, ठीक है। हिंदी में भी लिख दें, हिंदी में लिख दें,
या फोटो खींच लें। तो ये हो गया हमारा खत्म। इसके जितना बढ़ा रहा हूं इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। पीसीएस में तो वो इतना पूछेगा कि किगाली एग्रीमेंट किस, ये अमेंडमेंट किसके बारे में था। जब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या वो ये पूछेगा मॉन्ट्रियल कहाँ है, समझ आ गया, कनाडा, तो कनाडा समझ आ गया। और वो किगाली कहाँ है, रुवांडा, समझ आ गया, ठीक है। हाँ, यूपीएससी में पूछेगा कि किगाली अमेंडमेंट में क्या हुआ था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग किगाली अमेंडमेंट, समझ में आ गया। तो तुम बोलोगे पहली बात है ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक अमेंडमेंट था, समझ में आ गया, ठीक है। इस तरह से तो ऐसे करके सवाल तुम्हारे पूछे जाएंगे, ठीक। इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की बात करते हैं अब हम, ठीक है। तो ये टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है।